हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए एक नया बुक आया है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3। और इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो दिए गए हैं। 20 प्रैक्टिस सेट में 1 से 5 तक का प्रैक्टिस सेट जो है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका एक पेपर होगा। और 6 से लेकर 20 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो जीके वाला जो पोर्सन है पेपर 2 का, उसका पेपर होगा, उसका टेस्ट जो है वो दिया गया है। मैं आज आप लोगों के लिए, यहाँ तो लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज नंबर 1, लेकिन बुक में अगर देखिएगा तो यह टेस्ट सीरीज नंबर 6 होगा, क्योंकि 1 से 5 तक हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो मैं आप लोगों के लिए नहीं लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों के लिए जीके का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आप लोगों के समक्ष आज लेकर आया हूँ। यह बिल्कुल अभी रिसेंट बुक है जो अभी जल्द ही मार्केट में आई है। ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 के नाम से मार्केट में भी यह बुक जो है वो अवेलेबल है। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे जैसे कि एडिटोरिया पब्लिकेशन, विद्यासागर पब्लिकेशन, ये सारे पब्लिकेशन का जो बुक अभी बिहार दरोगा मेंस के लिए आया है मार्केट में, वो सारे का प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय जो होता है वो सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का सचिवालय जो होता है वो सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा सचिवालय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है और राज्यसभा सचिवालय जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के अधीन कार्य करता है। आप लोग पढ़े होंगे एक संविधान का अनुच्छेद 93, जिसके अनुसार लोकसभा जो होता है वो स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो है वो चुनती है। लोकसभा से याद रखिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी BS रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो यह किया है अनुच्छेद 78 का बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी अनुच्छेद 78 के बी के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं वो किसी भी प्रकार का सूचना जो प्राप्त करना चाहते हैं वह सूचना जो है वो प्रधानमंत्री उनको उपलब्ध करेंगे। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 78A की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 78A के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों जो है वो राष्ट्रपति को सूचना करेगा। अनुच्छेद 75 के ए की अगर बात करते हैं तो इसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 के 2 की अगर बात करते हैं तो इसके अनुसार मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है वो धारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 के घ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के घ में। वहीं अगर बात करते हैं 243 की क का, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा जो होता है वो ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा उपबंधित किया जाए। पंचायती राज की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद रखना होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और 24 अप्रैल एक डेट याद रखिएगा जिस दिन पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश हुआ है? तो यह हुआ है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 के भारत परिषद अधिनियम से। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। इसके थ्रू सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, भारत परिषद का अंत किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा ही भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है वो प्रथम बार की गई। तो ये सब 1935 के भारत सरकार अधिनियम से कुछ जुड़े हुए तथ्य थे। जवाहरलाल जो नेहरू थे वो इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इसे सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद के द्वारा पारित किया गया था? तो यह जो है वो 1990 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और फिर 30 अगस्त 1990 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो मिली थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था, महिला आयोग का गठन।
और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। और अभी अगर बात करते हैं तो अभी 8वां राष्ट्रीय महिला आयोग चल रहा है, जिसकी वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो रेखा शर्मा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां अभी फिलहाल। अगर मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अभी 12 अनुसूचियां हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां। देखिए, जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था, उसके थ्रू 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और फिर 73वां और 74वां जो हुआ 1992 में, उसके तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो अभी फिलहाल में 12 अनुसूचियां हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा था? एक्चुअली 356 है क्या? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो ऐसी अवस्था में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु व्यवस्था का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 356 में, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुरक्षा का पाठ कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। याद रखिएगा, सबसे पहले पंजाब में 1951 में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया था। आगे है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, जिसको कि मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। यही 1919 के अधिनियम के द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स की स्थापना किया गया था। प्रथम बार इस एक्ट के द्वारा ही केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। प्रथम बार महिलाओं को भारत में मतदान देने का अधिकार दिया गया था, और इसी अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये गलत है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों में जाने से रोकने का प्रावधान किया गया है, न कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? मतदान की स्वतंत्रता, हाँ, ये बिल्कुल एक राजनीतिक स्वतंत्रता है। विचरण की स्वतंत्रता नहीं, विचरण की स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किसमें संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो है वो मूल रूप से केंद्र और राज्यों के सरकार के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य संघीय और उपनिष्ठ सूची से संबंधित है। देखिए, इसमें जो राज्य और केंद्र के बीच, सरकारों के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है वो 3 सूची में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। वहीं राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो मूलतः 66 विषय था और वर्तमान में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तब कौन राष्ट्रपति बनता है? देखिए, उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त रहता है तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ता है, और मुख्य न्यायाधीश का भी पद अगर रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, अनुच्छेद 62 इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अचानक रिक्त हो जाता है तो रिक्त होने के 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। याद रखिएगा, विश्व में 3 तरह की दल व्यवस्था है, एक दल व्यवस्था, 2 दल व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन है जिसमें 2 दलीय व्यवस्था है, चीन में 1 दलीय व्यवस्था है, और भारत हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस देश को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है। भारतीय संविधान में भी विधि के समक्ष जो समता का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से ही अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड।
नेक्स्ट है कि वो हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह भोगबा नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भोगबा नदी के तट पर। लोथल की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में यह गुजरात में अहमदाबाद जिला वाला क्षेत्र है। लोथल का उत्खनन जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लोथल जो है वो एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था और लोथल को भारत सरकार ने देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भी घोषित किया है। लोथल से ही फारस का मोहर और चावल का प्रमाण भी मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था जिसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। और यही कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक स्थान का जो है वो सदस्य का प्रावधान जो है वो किया गया था। यहाँ कौन नहीं है यह पूछ रहा है, तो जॉन साइमन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साइमन। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। तो महान विधि निर्माता थे मनु। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो मनु स्मृति है उसकी रचना भी जो है वो मनु के द्वारा ही की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि दलित वर्गों का संघ जो है वो स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर पूछ दे कि भारत में दलित आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी, तो भारत में दलित आंदोलन की शुरुआत जो है वो ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से याद रखिएगा, इन्होंने 1924 में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना किया था और 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी स्थापना जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना जो है वो 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था और 1506 में वो उसकी अपनी राजधानी बना लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी से याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो था वो मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकाले जाने पर रोक लगा दिया था। सिकंदर लोदी जो था वो महिलाओं को संतों के मज़ारों पर जाने की मनाही कर दी थी। यह जो है वो गुलरुखी उपनाम के नाम से कविताएं भी लिखता था और इसके शासनकाल के दौरान ही संगीत पर एक ग्रंथ जो था लजते सिकंदरी की रचना भी हुई थी। नेक्स्ट है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी जो थे वो करो या मरो का नारा भी दिए थे और भारत छोड़ो का जो नारा है वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक जो है वो फिरोजपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोजपुर में स्थित है। भगत सिंह का एक उपनाम है शहीद आजम और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं और इनका सही कालानुक्रम आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद ही होगा 1917। असहयोग आंदोलन की अगर बात कीजिएगा तो 1920 से लेकर 1922। दांडी मार्च की अगर बात कीजिएगा तो 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात कीजिएगा तो 1942 से 1944। अब इसको आप बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल जो है वो निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो यह करता है 1916 से लेकर 1922 वाला टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग की अगर बात करते हैं तो इसका गठन जो है वो 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश के ढाका में सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम गुट और गरम गुट में अलगाव हो गया था और फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो है वो एक साथ संगठित हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कश्मीर के कुंडलबन में किया गया था और इसके सभापति थे बसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बसुमित्र। याद रखिएगा चौथे बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट जो है वो किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो यह जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से लेकर 1905 तक था। 1899 में कर्जन जो था वो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। कर्जन जो था वो सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था।
गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने करजन को आधुनिक भारत का औरंगजेब भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है वो बीपी बाडिया के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी बाडिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। तो अबुल फजल के हत्यारे को जहांगीर जो है वो पुरस्कृत किया था। एक्चुअली जो बीर सिंह जुदेब बुंदेला था, उसको जो ये जहांगीर था वो उसी के बहकावे में आकर अबुल फजल की हत्या कर देता है, और जहांगीर जो था वो बीर सिंह जुदेब बंदूला को 3000 का मनसब जो है वो प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, और देवगिरी का नाम बदलकर वो दौलताबाद रखा था। यह लगभग दिल्ली से 700 मील दूर देवगिरी को अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो था वो जौना खां था, और यह दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जो कि हिंदुओं के त्यौहार में भाग भी लेता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिला लिया गया था। तो कुशासित राज्य की घोषणा करके इसको मिलाया गया था। 1856 में डलहौजी के कार्यकाल में कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में है जो मिला लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये स्वदेश वाहिनी है, एक स्वदेश मित्रम होता है। स्वदेश मित्रम के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। वहीं अगर भारत के पहला समाचार पत्र की अगर बात करते हैं तो वो बंगाल गजट था, जो कि 1780 में अंग्रेजी में जेम्स ऑंगस्ट्रम हिक्की के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। और हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो था वो उदंत मॉडर्न था, जो कि जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और दर्पण जो था वो प्रथम मराठी समाचार पत्र था, जो कि 1832 में बाल शास्त्री के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक जो है वो पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव जो है वो प्रकाशित किया गया था, और कैबिनेट मिशन की ही सिफारिश पर संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टॉपेट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि परमाणु ऑर्बिटल का अभिविन्यास निर्धारित होता है, तो यह चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया जो है वो संभव नहीं है? यहाँ ऑप्शन बी जो होगा वो संभव नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्रोमीन है, Br ब्रोमीन है और I आयोडीन है। तो ब्रोमीन जो है वो अधिक क्रियाशील है आयोडीन से, जिसके कारण यह आयोडीन को अभिक्रिया में विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए बी अभिक्रिया जो है वो संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि बूझे चूने का पानी में निलंबन कहलाता है। तो बूझे चूने का पानी में निलंबन जो है वो बूझे चूने का जलीय विलयन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बूझे चूने का जलीय विलयन कहलाता है। बूझे चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी CaOH का होल 2। आगे है कि आणविक अनुवांशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि अनुवांशिक सूचना का प्रवाह होता है। तो अनुवांशिक सूचना का प्रवाह DNA, RNA और प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसे सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि प्रोटीन हेमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है कि यह रक्त में शर्करा स्तर को बनाए रखता है। नहीं, बिल्कुल, यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है, यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक हेमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन कोशिका तक करता है, और यह जो है वो शरीर के pH को स्थिर करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो टेरिलीन जो है वो पॉलिस्टर बहुलक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिलीन। अगर बेकेलाइट की बात करते हैं तो ये फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड का एक बहुलक है। और मेलामीन की अगर बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है वो घरेलू प्लेट, डिस्क या रसोई के बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। नाइलॉन 66 की अगर बात करते हैं तो ये पॉलीएमाइड है, जो कि हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक अम्ल का एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है और वह दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे?
तो ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे की ओर गति करेंगे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि वैद्युत चुंबक नर्म लोहे की बनाई जाती है क्योंकि नर्म लोहा रखता है। तो क्योंकि नर्म लोहा जो है वो निम्न धारशीलता एवं निम्न निग्रहिकता रखता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नर्म लोहा पर जब कॉपर तार लपेटा जाता है तब तथा जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह जो है वो विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशा में किसी माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग ओवन की जल अणुयुक्त भोज्य पदार्थ को गर्म करने की दक्षता जो है वो महत्तम होगी। तो यह जब माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जल के अणुओं की अनुनादीय आवृत्ति के सदृश होती है, तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अभयोतल लेंस की वक्रता त्रिज्या का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो ये मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये सब का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण जो है वो कैथोड किरणों के लिए सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। यह उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है, ये सही है। ये विद्युतीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, ये गलत है। कैथोड किरण जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित होती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कैथोड किरण जो होता है वो ऋणात्मक किरण होता है। कैथोड किरण का आविष्कार जो है वो विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया था और इसके ऋणात्मक होने के कारण जो है वो विद्युत क्षेत्र में इसका विक्षेपण जो है वो धनात्मक प्लेट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विखंडन प्रक्रिया में अनुपात विखंडन में बने उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपॉन में विखंडन पूर्व नाभिका का द्रव्यमान जो का मान क्या होता है। तो इसका मान जो होता है वो 1 से कम होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का 1/16 हो जाएगा वह है, तो वो क्या है, 3r है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का कार्य करता है, तब इस व्यवस्था में गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ जुड़ा होगा। तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ एक उच्च मानी प्रतिरोध श्रृंखलाबद्ध के साथ जुड़ा रहेगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है और गैल्वेनोमीटर में अगर समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है तो वो जो है वो एमीटर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है mRNA यानी कि मैसेंजर RNA का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण जो है वो केंद्रक में होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था, तो पहला मानव जैसा प्राणी को होमो हैबिलिस कहा गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बात आती है होमो सैपियंस की, तो होमो सैपियंस को प्रथम ज्ञानी मानव कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है, तो ब्रेड बनाने में अगर हम लोग बात करते हैं तो एस सेरेबाइसी सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। एक ईस्ट है जिसको कि सेकोराइमीस सेरेबाइसी कहा जाता है, वो उसको चीनी, आटा तथा गर्म जल के साथ मिश्रित करके ब्रेड का निर्माण जो है वो किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गोनेरिया होता है, तो गोनेरिया निसेरिया गोनेरिया के द्वारा होता है, ये जनरली एक गोनोकोकस गोनोराही जीवाणुओं से होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका जो है वो 1/2, 2/2 और 3/2 माह में दिया जाता है। तो 1/2 में कौन सा दिया जाता है, DPT और का टीका दिया जाता है जो कि बच्चों को 1.5 माह के भीतर लगा देना चाहिए। फिर अगर आता है 2/2 की, तो HIV हेपेटाइटिस बी का टीका जो है वो 2/2 माह के भीतर लगा देना चाहिए। और जो 3/2 है, तो ये जो पोलियो का वैक्सीन जो है वो 3/2 माह के भीतर लगा देनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ताइचुंग 1 जो है वो किसकी किस्म है, तो ताइचुंग 1 जो है वो धान की एक बौनी किस्म है और यह जो है वो सामान्य रूप से ताइवान के ताइचुंग शहर से उत्पादित किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धान। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है, तो जैव आवर्धन की क्रिया से DDT की सांद्रता जो है वो अगली पीढ़ी स्तर में बढ़ती है। देखिए, जब जीवों के शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थों के सांद्रण में वृद्धि होता है तो उसको जैव आवर्धन कहा जाता है और जैव आवर्धन की मात्रा जो है वो उच्च पोषण स्तर के जीवों में सबसे अधिक होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है
तो वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। देखिए, जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों के द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है, उसी को ही हम लोग ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। और ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा बनता है और इसमें प्रत्येक पोषण स्तर के जीव जो होते हैं वो 10% ऊर्जा जो है वो ग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट है कि 16 वन पाए जाते हैं। तो 16 वन जो है वो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट केरल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 वन जो है वो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाया जाता है। 16 वन जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय स्थानीय वनों को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्रति व्यक्ति आय ही तो प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है 57, कह रहा एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो कीमत प्रतियोगिता, विक्रय लागत, उत्पाद विभाग तीनों को किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की धारणा को प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन की देन माना जाता है। आगे कि किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई थी? MRTP का मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और जिसको कि 1969 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। और MRTP अधिनियम को फिर 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। आगे की शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। देखिए, शून्य बजट प्रणाली होता क्या है? बजट की ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग या फिर संगठन के द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक मद पर पुनः विचार करके प्रत्येक मद को नया मद मानते हुए नए सिरे से मूल्यांकन करना ही शून्य बजट प्रणाली जो है वो कहलाता है। और शून्य आधार बजट की अवधारणा जो है वो पीटर ए पायर के द्वारा किया गया था। पीटर ए पायर जो है वो शून्य आधार बजट का प्रतिपादन 1970 में किए थे, लेकिन इसके विकास का श्रेय जो है वो हिल्टनियन को जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम राजीव गांधी के सरकार के द्वारा शून्य आधारित बजट जो है वो प्रारंभ किया गया था 1983 में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है जो भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह पूछ रहा है। डुलूथ ह्यूरन, ये अच्छा कौन सुमेलित है यह पूछ रहा है, तो ये सुमेलित नहीं है। टोरंटो, ओंटारियो ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। कार्बन सिंक एक्चुअली एक प्राकृतिक मतलब कृत्रिम भंडार है जो कि अनिश्चित अवधि के लिए कुछ मात्रा में कार्बन युक्त रासायनिक अवयवों का भंडारण करता है। अभी आप लोग पढ़े भी होंगे कि कार्बन सिंक हेतु जो केंद्र सरकार है वो एक 6 वर्षीय परियोजना सिक्योर हिमालय का भी अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखीय वर्षा के वन। आगे कह रहा है भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। तो भूकंप की प्रबलता जो है वो रिक्टर मापनी के द्वारा मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो गंगा डॉल्फिन को गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डॉल्फिन। बिहार राज्य के द्वारा 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो है चैलेंजर गर्त जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और विश्व का दूसरा सर्वाधिक गहरा गर्त जो है वो टोंगा गर्त है, जो कि मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है सागर तल पर वायुदाब होता है। तो सागर तल पर वायुदाब जो होता है वो 1013.25 मिलीबार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सागर तल के इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले जो वायुमंडलीय दबाव होते हैं उसी को वायुदाब कहा जाता है। और वायुदाब को मिलीबार में या फिर इंच में व्यक्त किया जाता है और बैरोमीटर से ही वायुदाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, एक साइड परमाणु शक्ति संयंत्र दिए गए हैं, दूसरे साइड राज्य दिए गए हैं, आपको मैच करना है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुंडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। और नरोरा है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट कह रहा है भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़ मिट्टी में याद रखिएगा पोटास और चूना का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र जो है वो सबसे अधिक छिछला है। तो यह है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर जो है वो यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और आप लोग पढ़े भी होंगे कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है, जो कि विश्व की सबसे व्यस्त शहर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्टिक। नेक्स्ट कह रहा है कि सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः, तो सागर जल का तापमान जो है वो गहराई के साथ सामान्यतः घटता है। सागरीय जल का जो तापमान होता है वो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर सागरीय जल का जो तापमान होता है वो कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से तात्पर्य है। तो शैल शब्द से तात्पर्य है समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए शैल अथवा चट्टान का जो निर्माण है वो धातु एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर एवं मुलायम सभी प्रकार के पदार्थों से होता है और शैलों का अध्ययन जो है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। तो एबोनी तथा महोगनी जो है वो सदाबहार वनों से संबंधित है जिसमें कि वर्षा की मात्रा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वनों से। नेक्स्ट है कि सहारा में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क पवन जो है वो कहलाती है। तो उसको सिरोको कहा जाता है। सिरोको जो है वो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होती है। यह एक गर्म स्थानीय पवन है जिसको कि ब्लड रेन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग फौन की बात करते हैं तो आल्पस पर्वत की उत्तरी ढाल पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को फौन कहा जाता है। चिनुक की अगर बात करते हैं तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित गर्म और शुष्क पवन को चिनुक कहा जाता है। और मिस्ट्रल की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित ठंडी ध्रुवीय हवा है जो कि स्पेन एवं फ्रांस को सर्वाधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है वायुमंडल की ताप क्षय दर है। तो वायुमंडल की ताप क्षय दर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। फिर इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन और इसका आंसर, इसका मतलब आंसर की और एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की आयु है। तो सूर्य की आयु जो है वो 5 अरब वर्ष माना जाता है। सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब जो प्राचीन खगोलीय पिंड है इनकी आयु जो है वो यूरेनियम थोरियम विधि से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके आगे जो है वो मोस्टली जो सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। उसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। फिर है कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कपास विश्व में चीन और भारत में गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा कौन सा है। ऑप्शन है नाथुला, जोजिला, खैबर और रोहतंग। तो इन चारों में देखिएगा तो नाथुला जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथुला। लेकिन अगर ऐसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा तो वो है काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है। क्लियर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करना है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 को कि नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एडिटोरिया का जो बुक है वो तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसको भी कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। करना है तो विथ एक्सप्लेनेशन करना है या विदाउट एक्सप्लेनेशन करना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दे। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।